लेट्स माई कानूनी पेज। भारत के अपराध इतिहास में कुछ मामले ऐसे दर्ज हैं जिन्हें याद करते ही इंसान की रूह कांप उठती है। ऐसे मामले आपकी आत्मा तक को झकझोर देती है। लेट्स माइक कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मामले की जिसने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2006 का निठारी कांड ऐसा ही एक मामला है। नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी गांव में मिले मानव अवशेष, बच्चों की गुमशुदगी, पुलिस की चौंकाने वाली लापरवाही, काले रहस्य और फिर एक ऐसी जांच जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हम समझेंगे इस कांड की पूरी कहानी, घटना से लेकर जांच तक और उसके बाद सीबीआई की भूमिका, अदालत की प्रक्रिया, दोष सिद्धि, सजाएं और कानूनी लड़ाई के वो सवाल जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। साल 2005-2006 में नोएडा के निठारी गांव में रहस्यमयी परिस्थितियों के बीच एक एक करके दर्जनों बच्चे और लड़कियां गायब होने लगी, जिनमें से ज्यादातर के शव उसी नाले और आसपास के इलाकों से बरामद हुए। यह मामला न सिर्फ खौफनाक दरिंदगी और वहशत का था, बल्कि पूरी पुलिस की लापरवाही पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया। एक और परिजन के आरोप लगे कि हमारी शिकायतें नहीं सुनी जा रही थी। कई पेरेंट्स महीनों तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पुलिस की नज़र में ये घरेलू मामले थे। कुछ अपने घर से भाग गए, कुछ कहीं रिश्तेदारी में चले गए। लेकिन दिसंबर 2006 में जब निठारी के हाउस नंबर D5 के पास से इंसानी कंकाल, हड्डियां और खोपड़ियां मिलने लगी, तब प्रशासन की नींद खुली। उसके बाद बात शुरू हुई जांच की। जांच आगे बढ़ी और नए नए मामले सामने आने लगे। 29 दिसंबर 2006 ये तारीख भारतीय इतिहास अपराध का सबसे भयानक अध्याय बन गई। निठारी का बंगला नंबर D5 एक 2 मंजिला कोठी है जिसका मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर, जो एक बिजनेसमैन था, और उसका एक घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली। जैसे जैसे पुलिस कोठी के पीछे खुदाई करती गई, जली कटी हड्डियां और शरीर के टुकड़ों का ढेर निकलता चला गया। कुल मिलाकर 19 से अधिक मानव अवशेष मिले। क्राइम सीन में मौजूद सबूतों ने एक एक ऐसे सीरियल क्राइम का संकेत दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई आईपीसी की धारा 302, 364, 376 और 201 के तहत। इसके अलावा कुछ और मामलों में मानव मांस भक्षण से जुड़ी बातें भी सामने आई, हालांकि इस पर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले। फिर शुरू हुआ जांच का सिलसिला और चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। पुलिस ने पहले ही अभिभावकों की शिकायत नजरअंदाज की थी। कई गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। पड़ोसियों के मुताबिक घर से दुर्गंध आती थी, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इन लापरवाहियों पर बाद में यूपी सरकार ने कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया। जनता में भारी आक्रोश, मीडिया में चौतरफा दबाव और उसके बाद जनवरी 2007 में केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी जांच में लगभग 16 अलग अलग मुकदमे बनाए। हर गुमशुदा बच्चे के लिए अलग एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने पाया अपराधों का मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली है। सुरेंद्र कोली ने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, म्यूटिलेशन और डिस्पोजिंग बॉडी पार्ट्स की बात को एडमिट किया। हालांकि बाद में कोर्ट के सामने सुरेंद्र कोली के वकील ने कहा कि ये बयान उससे जबरन लिए गए हैं। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि सुरेंद्र कोली बच्चों को खाने पीने के बहाने कोठी में बुलाता और फिर उनका दुष्कर्म और यौन शोषण करता। वो न सिर्फ उनकी हत्या करता, बल्कि शवों के अंग काट कर नाले में भी फेंक देता। कई मामलों में सुरेंद्र कोली पर नरभक्षण के आरोप भी लगे, लेकिन इस आरोप पर कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई। सीबीआई ने यह भी कहा कि मोनिंदर सिंह पंधेर को कुछ मामलों की जानकारी थी, लेकिन वे अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। हालांकि कुछ मामलों में उसके खिलाफ भी आरोप साबित हुए। अब बारी थी अदालत की। हर केस का अलग ट्रायल शुरू हुआ, अलग गवाह, अलग सबूत। कोर्ट के सामने 13 सेशन ट्रायल चली,
जिनमें सबसे पहला मामला बना 10 साल की एक बालिका की गुमशुदगी और हत्या का। कोर्ट ने माना कि आरोपी सुरेंद्र कोहली के खिलाफ पर्याप्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद हैं। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने माना कि शव के अवशेष उसी क्षेत्र से मिले, वहीं इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में कोहली का कन्फेशन भी मौजूद रहा। निचली अदालत ने 2009 और 2010 के दौरान 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। वहीं पंधेर पर कुछ मामलों में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन अन्य मामलों में कोठी में आपत्तिजनक सामग्री और यौन उत्पीड़न के सबूतों पर अदालत ने उसे भी दोषी माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में सजा बरकरार रखी, लेकिन पंधेर को कई केसों में बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में कई सजाओं की पुष्टि की। कोहली 16 साल तक डेथ रो पर रहा, लेकिन दया याचिका में देरी के कारण 2015 में उसकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। मौत की सजा मिलने के बावजूद मामले में कई खामियां उजागर हुई। कोहली का कन्फेशन जबरदस्ती का बताया गया। जांच में डीएनए सैंपल मिसमैनेजमेंट हुआ। शवों की पहचान पूरी नहीं की गई। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने शुरुआत में लापता लोगों को भागे हुए मान लिया था। पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूटा। वे कहते थे कि गरीब इलाके के बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन अमीर पंधेर के घर की तलाशी लेट हुई। साल 2011 तक कोहली को दोषी मान लिया गया, लेकिन सबूतों की कमजोरी पर बहस जारी रही। साल 2023 में इस केस में नया मोड़ आया। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मामलों में कोहली को बरी करते हुए कहा कि सबूत संदेह से परे नहीं है। कोहली का कन्फेशन अविश्वसनीय है। कोर्ट ने चाकू की रिकवरी को भी अमान्य माना। पंधेर को भी 2 मामलों में बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पुलिस और सीबीआई की लापरवाह जांच पर तीखी टिप्पणी की। अब केवल एक केस रिम्पा हलदार वाला बाकी था, जिसमें सुरेंद्र कोहली की उम्र कैद की सजा बरकरार थी। सीबीआई और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। आखिरी केस में भी कोहली ने साल 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की। ये आखिरी कानूनी हथियार था। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने 7 अक्टूबर 2025 को सुनवाई करते हुए कहा कि यह न्याय का मजाक होगा अगर 12 मामलों में बरी होने के बाद एक में सजा रहे। सबूतों में वही कमियां, कन्फेशन पर निर्भरता, सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत रिकवरी अमान्य। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और फिर 11 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए कोहली को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, शक चाहे कितना भी गहरा हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने 2011 का फैसला और 14 की रिव्यू पिटीशन खारिज करने का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, लापरवाही से असली अपराधी छूट गया। सुरेंद्र कोहली 19 साल की कैद के बाद आजाद हुआ। निठारी कांड ने भारत को हिलाकर रख दिया। इस मामले के बाद बच्चों की सुरक्षा, गुमशुदगी की रिपोर्ट, पुलिस की संवेदनशीलता और जांच एजेंसियों की जवाबदेही, इन सब पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम विकसित हुए। गुमशुदा बच्चों की एफआईआर होना अनिवार्य हुआ। मिसिंग चाइल्ड पोर्टल को मजबूती मिली। पुलिस पर जवाबदेही बढ़ी। मीडिया की निगरानी प्रणाली पर भी प्रश्न उठे। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं, ये हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियों का दर्पण था। यह हमें याद दिलाता है कि जब पुलिस पहली शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती, जब जांच ढीली होती है और जब बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, तब अपराधी नहीं, पूरा समाज दोषी बन जाता है। याद रखिए, किसी भी बच्चे के गायब होने की खबर को हल्के में न लें, क्योंकि हर गुमशुदा बच्चा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, किसी परिवार की पूरी दुनिया होता है। तो ये था भारत के इतिहास का कानूनी लिहाज से एक बहुत खास मुकदमा। अगर आप ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण कानूनी मुकदमा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया